नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विचार में आपका स्वागत है। बिना देरी किए सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आधुनिकीकरण के मोर्चे से शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो पहला विषय है वो भारतीय नौसेना से जुड़ा है। आईएनएस महेंद्रगिरी। हाँ, आईएनएस महेंद्रगिरी। जी। तथ्य ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट 17A, जिसे नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है, उसके तहत ये 7वां और बिल्कुल अंतिम उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट है जो नौसेना को सौंप दिया गया है। जी, सही कहा। पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। लेकिन मेरा एक तकनीकी सवाल है यहाँ। जी बताइए। मतलब तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ये पुराने युद्धपोतों से किस प्रकार भिन्न है? इसे इतना उन्नत क्यों माना जा रहा है? देखिए, अगर हम पुरानी शिवालिक क्लासेस से इसकी तुलना करें तो इसमें अत्यधिक उन्नत स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। स्टील्थ तकनीक मतलब ये कि इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार और सोनार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसके साथ ही इसमें बहुत ही आधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं, तो ये दुश्मनों को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम है। राइट, मतलब दुश्मन को पता चले बिना ही ये उनके करीब पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना की ताकत तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही उसी समुद्री क्षेत्र में यानी हिंद महासागर में भारत अपनी सामरिक उपस्थिति भी बहुत मजबूत कर रहा है। हाँ, जो हमारा दूसरा विषय है ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल। श्रोता के लिए ये जानना आवश्यक है कि ये 90,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और ये मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जिसे हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से मंजूरी मिल गई है। और सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, गलाथिया बे में एक बंदरगाह। अच्छा, गलाथिया बे में। जी। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तीसरा, एक पावर प्लांट। और चौथा, एक पूरी टाउनशिप का निर्माण। राइट, लेकिन इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, उसका मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। पर जब इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होता है तो पर्यावरण की चिंता भी होती है। एनजीटी ने इसे मंजूरी कैसे दी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। दस्तावेजों में स्पष्ट है कि जनजातीय समुदायों और पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए केवल 2% वन क्षेत्र का ही उपयोग किया जाएगा। सिर्फ 2%? जी हाँ, सिर्फ 2%। अच्छा, ये ध्यान देने योग्य तथ्य है। खैर, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक विकास के बाद अब थोड़ा भारत के वैश्विक प्रदर्शन और जन स्वास्थ्य के आंकड़ों का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। बिल्कुल। वैश्विक सूचकांकों की बात करें तो हमारे पास विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के आंकड़े हैं। हाँ, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ पेरिस द्वारा जारी किया गया है। तथ्य यह है कि 2026 की इस रिपोर्ट में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। जो कि पिछले वर्ष की 151वीं रैंक से गिरावट है। बिल्कुल। तो इस सूचकांक के अन्य प्रमुख आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल आंकड़े देखें तो नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर है। उसके बाद नीदरलैंड और एस्टोनिया है। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? सबसे खराब स्थिति इरिट्रिया की है, जो 180वें स्थान पर है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भारत पाकिस्तान जो कि 153वें स्थान पर है, श्रीलंका 134वें और नेपाल 87वें स्थान पर है। इन सबसे नीचे है। ये आंकड़े काफी स्पष्ट हैं। जी। और श्रोताओं को 2026 की थीम भी नोट करनी चाहिए। शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए। राइट। मानवाधिकार और सुरक्षा की बात हो रही है तो स्वास्थ्य का मुद्दा भी जुड़ता है। जो चौथा विषय है, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026। हाँ, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट है। जी। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 1.3 मिलियन यानी 13 लाख मौतें हेपेटाइटिस से हुई हैं। हेपेटाइटिस जो कि यकृत यानी लिवर में सूजन पैदा करने वाली बीमारी है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, संयुक्त राष्ट्र का एक SDG 2030 लक्ष्य है बीमारियों को खत्म करने का। उसके बावजूद भारत के लिए इस रिपोर्ट के आंकड़े इतने चिंताजनक क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे जो तथ्य हैं वो काफी गंभीर हैं। वैश्विक स्तर पर जो कुल मौतें होती हैं उनमें से 95% मौतें केवल हेपेटाइटिस बी और सी के कारण होती हैं। अच्छा। और भारत की स्थिति ये है कि हेपेटाइटिस सी के मामलों में
भारत पाकिस्तान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में दूसरे स्थान पर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये और इससे भी बड़ा तथ्य ये है कि पूरी दुनिया की 69% हेपेटाइटिस बी मौतें और 58% हेपेटाइटिस सी मौतें, इनका केंद्र भारत बन गया है। इसी कारण से जो एसडीजी लक्ष्य है वो पिछड़ रहा है। ये आंकड़े वाकई स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अलार्म की तरह हैं। तो स्वास्थ्य और विकास की इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ओर जहां जमीनी स्तर पर सुशासन की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर तकनीकी नवाचार की। बिल्कुल। अगर हम जमीनी स्तर के सुशासन की बात करें तो हमारे पास पंचायत उन्नति सूचकांक 2026 का बहुत ही विस्तृत डेटा है। हाँ, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये मूल्यांकन किया गया है। इसमें शासन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के 150 से अधिक संकेतकों और 250 डेटा पॉइंट्स पर ग्राम पंचायतों को परखा गया है। जी, और इस सूचकांक का सबसे दिलचस्प विश्लेषण यह है कि जो सर्वोच्च श्रेणी है यानी अचीवर श्रेणी, जिसमें ग्रेड A+ और 90 से अधिक स्कोर चाहिए होता है, हाँ, उसमें कितनी पंचायतें आईं? उसमें एक भी पंचायत जगह नहीं बना पाई है। एक भी नहीं, 0। जी, 0। इसके ठीक नीचे जो फ्रंट रनर श्रेणी है यानी ग्रेड A, जिसका स्कोर 75 से 89 के बीच है, उसमें 3635 पंचायतें शामिल हैं। तो मतलब मानक बहुत सख्त रखे गए हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सूचकांक वास्तव में पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जमीनी सुशासन को बेहतर करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक उपकरण है। राइट। यह तो हुई प्रशासन के नवाचार की बात, लेकिन विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में जो वैश्विक नवाचार हुआ है, विशेषता 6.6, वो तो विज्ञान के बुनियादी नियमों को ही चुनौती देता दिखता है। आप डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल यानी कोयला बैटरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने 0 कार्बन या 0 कार्बन तकनीक वाली DCFC विकसित की है। लेकिन यह एक विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक और आप कोयला कह रहे हैं और दूसरी ओर 0 कार्बन उत्सर्जन। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह कैसे संभव है कि कोयले का इस्तेमाल हो और प्रदूषण ना हो? यह बहुत ही सटीक प्रश्न है। श्रोताओं को ये समझना होगा कि इस तकनीक में दहन यानी कंबस्चन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। मतलब कोयले को जलाया नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। पारंपरिक टरबाइन में कोयला जलाया जाता है, लेकिन इसमें कोयले को जलाए बिना ही रासायनिक रूप से उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओह, रासायनिक रूप से? जी, चूंकि इसमें दहन नहीं होता तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में नहीं फैलती। इसी वजह से ये तकनीक अत्यधिक ऊर्जा कुशल है और प्रदूषण को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। ये तो सच में क्रांतिकारी तकनीक है। खैर, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और पर्यावरण के जो संवेदनशील हिस्से हैं, उनका संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर हम श्रमिकों के संरक्षण की बात करें तो 7वां विषय कर्नाटक सरकार की गिग वर्कर्स डिजिटल शिकायत प्रणाली से जुड़ा है। बिल्कुल। तथ्य ये है कि 1 मई को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है, भारत का पहला गिग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया गया। और ये पोर्टल मुख्य रूप से स्विगी, जोमैटो, अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, यानी जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए बनाया गया है। अच्छा, तो इस पोर्टल पर किस तरह की शिकायतें दर्ज होती हैं? इसमें मुख्य रूप से वेतन और काम के घंटे संबंधी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, और डेटा ये बताता है कि अब तक 12 लाख से अधिक वर्कर्स का डेटा इस पे दर्ज हो चुका है। 12 लाख, ये एक बड़ा आंकड़ा है। जी, ये असंगठित क्षेत्र में जवाबदेही तय करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का पहला बड़ा मॉडल है। राइट। और अगर हम पर्यावरण के संवेदनशील हिस्सों के संरक्षण की बात करें, तो 8वें विषय के रूप में हमारे पास विटली पुरस्कार 2026 की जानकारी है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। जी, बिल्कुल। और यह पुरस्कार ब्रिटेन के विटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इस बार 2 भारतीय महिलाओं, परवीन शेख और बरखा सुब्बा को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। हाँ, और दोनों के कार्य का विवरण बहुत ही विशिष्ट है। परवीन शेख की बात करें तो उन्होंने लुप्त प्राय भारतीय स्किमर पक्षी यानी इंडियन स्किमर और नदी आवासों के संरक्षण के लिए कार्य किया है। और बरखा सुब्बा का कार्यक्षेत्र कहाँ रहा है? बरखा सुब्बा ने दार्जिलिंग के क्षेत्रों में जो दुर्लभ हिमालयन सैलेमेंडर पाया जाता है और वहाँ की जो आर्द्र भूमि है, उन्हें बचाने का काम किया है। राइट। तो ये वास्तव में जमीनी स्तर पर
जो पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है, ये उसका एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मान है। बिल्कुल सही कहा। तो पर्यावरण की जो पहल जमीनी स्तर पर हो रही है, वही भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी एक मुख्य एजेंडा है, जिसके साथ साथ देश के भीतर वित्तीय पारदर्शिता के भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से हमारा 9वां विषय है तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। हाँ, जो कि 15 और 16 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित हुआ। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ये नॉर्डिक समूह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, नॉर्डिक समूह में 5 देश आते हैं: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। जी। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना था। श्रोताओं को बता दूं कि पहला सम्मेलन 2018 में स्वीडन में और दूसरा 2022 में डेनमार्क में हुआ था। राइट। नॉर्डिक देश उच्च तकनीक और हरित ऊर्जा में निवेश के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इसलिए भारत के लिए ये कूटनीतिक रूप से बेहद अहम है। अच्छा, और वित्तीय पारदर्शिता की बात करें तो हमारा 10वां विषय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ा है। ईपीएफओ ने ई प्राप्ति पोर्टल नाम से एक डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है। जी, ई प्राप्ति पोर्टल। इसका उद्देश्य है पुराने और भूल चुके ईपीएफ खातों को आधार के माध्यम से खोजना। पर मेरा प्रश्न ये है कि ये पोर्टल उन कर्मचारियों की कैसे मदद करेगा जो वर्षों से अपने फंड तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुराने खाते यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक नहीं होते। ये पोर्टल उन्हीं असंबद्ध खातों को खोजता है। मतलब जो खाते सिस्टम में कहीं खो गए थे। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के तहत ये करोड़ों रुपए की जो निष्क्रिय धनराशि पड़ी हुई थी, उसे सही लाभार्थियों तक पहुंचाने और वित्तीय समावेशन का एक बहुत बड़ा और पारदर्शी कदम है। राइट। तो सिस्टम में पारदर्शिता लाने के साथ साथ भारतीय सेना भी अपने आधुनिकीकरण और नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी, इन दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। जी, आधुनिकीकरण के मोर्चे पर जो 11वां विषय है वो है विक्रम VT-21 बख्तरबंद प्लेटफॉर्म। हाँ, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए इस भविष्य की युद्ध वाहन को अनावृत किया है। इसका तकनीकी महत्व क्या है? यह वाहन सेना के जो पुराने रूसी BMP-2 फ्लीट है उनको पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। इसके 2 प्रकार विकसित किए गए हैं, एक पहिएदार यानी व्हील और दूसरा ट्रैक युक्त यानी ट्रैक्ड। अच्छा, दोनों प्रकार के हैं। जी, और इसमें आधुनिक हथियार, उन्नत सेंसर और बहुत ही मजबूत बख्तरबंद सुरक्षा दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा निर्माण की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिल्कुल। और आधुनिकीकरण के साथ सेना का जो दूसरा पहलू है यानी नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी, वो ऑपरेशन नेत्र 1.0 में देखता है। हाँ, ऑपरेशन नेत्र 1.0। ये भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले और काफी दुर्गम क्षेत्रों में चलाया गया एक विशेष चिकित्सा अभियान था। और ये 4 दिवसीय शिविर था। इस शिविर में मुख्य रूप से मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई। सेना के विशेषज्ञ सर्जनों ने बहुत ही आधुनिक उपकरणों की मदद से उन दूर दराज के नागरिकों का इलाज किया। ये स्पष्ट रूप से सेना और स्थानीय आबादी के बीच एक सद्भावना पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट। तो लद्दाख की इन ऊंचाइयों से लेकर गुजरात के समुद्री तटों तक भारत अब नेट जीरो और प्रशासनिक दक्षता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल। विषय 13 इसी हरित ऊर्जा के लक्ष्य से जुड़ा है, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट। हाँ, ये एक ऐतिहासिक स्वच्छ ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात के कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, वहां स्थापित किया गया है। पर इस मेथनॉल को ग्रीन यानी हरित क्या बनाता है और इसका मुख्य उपयोग कहाँ होगा? देखिए, इसे ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनाया जाता है। अच्छा, मतलब जो CO2 वातावरण से पकड़ी गई है। जी, और इसके उपयोग की बात करें तो ये मुख्य रूप से समुद्री जहाजों यानी जो शिपिंग इंडस्ट्री है उनके लिए एक स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में इस्तेमाल होगा। वर्ष 2070 तक भारत का जो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य है, समुद्री परिवहन के डीकार्बनाइजेशन में यह प्लांट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। जी। और प्रशासनिक स्तर पर दक्षता लाने के लिए 14वां विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जी, आप तेलंगाना सरकार की केंद्रीकृत खरीद नीति की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल। शिक्षा प्रणाली में जो सामग्री होती है जैसे किताबें या यूनिफॉर्म, उनके वितरण के लिए ये नई सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नीति लाई गई है। इसका विश्लेषण यह है कि जो पुरानी प्रणाली थी उसमें अलग-अलग स्तर पर खरीदारी होती थी, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की समस्याएं आती थी। राइट। तो अब नई नीति में क्या बदलाव है? अब एक केंद्रीकृत अथॉरिटी बनाई गई है। यह अथॉरिटी निविदा प्रक्रिया यानी टेंडरिंग में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे छात्रों तक सामग्री समय पर पहुंचेगी और उनका शैक्षिक प्रदर्शन सुधरेगा। बेहतरीन। और अब आज के हमारे अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, विषय 15। सिविल सेवा और पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मई 2026 की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां जानना आवश्यक है। मैं सूची प्रस्तुत करता हूं। जी। पहली नियुक्ति है एनसीएलटी अध्यक्ष की, जो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को बनाया गया है। दूसरी है एचएएल प्रमुख यानी सीएमडी। ये पद कोटा रवि को मिला है। मैं इसे स्पष्टता से दोहरा देती हूँ। रक्षा क्षेत्र में रक्षा वित्त सचिव के रूप में विश्वजीत सहाय की नियुक्ति हुई है जी। और इसके साथ ही सीजीडीए यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार अनुग्रह नारायण दास ने संभाला है। राइट। तो रक्षा तकनीक के आधुनिकीकरण से लेकर पंचायत स्तर के डेटा संचालित मूल्यांकन तक, इसी विचार के साथ हम आज का यह गहन विश्लेषण सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।